आज हम जॉन डन की बायोग्राफ़ी देखने वाले हैं। जॉन डन एलिज़ाबेथन एज के बहुत मशहूर मेटाफिज़िकल पोइट थे। जब वो ज़िंदा थे तो वो अपने सरमन्स के लिए, जो वो रिलीजियस प्रीचिंग करते थे, उसके लिए फ़ेमस थे। और वो ख़ुद भी प्रीस्ट भी थे, लॉयर भी थे और बहुत ही इंटेलिजेंट मैन थे। तो ये सब चीज़ें हमें उनके काम में भी नज़र आती है। तो हम इनकी बायोग्राफ़ी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अर्ली लाइफ उनकी। 22 जनवरी को 1572 के अंदर वो लंदन में पैदा हुए थे। बिलोंग टू रोमन कैथोलिक फैमिली। तो यहाँ से पता चलता है कि वो बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। फादर जॉन डन, अ वेल्दी लंडनर। जो उनके फादर थे उनका नाम जॉन डन था और वो एक लंदन के अमीर आदमी थे। मदर एलिज़ाबेथ हेवर्ड। ठीक है। ये बहुत लाइक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके जो ग्रैंडफादर थे सर थॉमस मोर, अ फेमस कैथोलिक मार्टायर। लेकिन इसके अलावा उनका लिटरेरी कामों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रुझान था। ख़ुद भी उनकी मदर पढ़ी लिखी थी। डेथ ऑफ फादर 1576 के अंदर। ही वॉज़ ओनली 4 years ओल्ड। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। मदर री मैरिड अ सर्जन डॉक्टर जॉन। और मदर ने दूसरी शादी कर ली। किससे की थी? डॉक्टर जॉन उनका नाम था और वो पेशे से क्या थे? सर्जन थे। मदर later became the dean of St. Paul's and died in 1632। और जो मदर हैं वो बाद में डीन बन गई थी सेंट पॉल जो इंस्टीट्यूट था उसका, और उनकी डेथ कब हुई थी? 1632 में। एजुकेशन। अब जॉन डन की एजुकेशन के बारे में देखते हैं। अर्ली एजुकेशन प्राइवेटली एज बिलोंग टू अ रिलीजियस फैमिली। तो जो उनकी अर्ली एजुकेशन थी वो प्राइवेटली थी, घर के अंदर उन्होंने पढ़ा था क्योंकि वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। इन 1583 he took admission at Hart Hall, Oxford University. There he studied for 3 years and left without graduation because of his Catholic beliefs. उनका एडमिशन 1583 के अंदर हार्ट हॉल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ। उन्होंने 3 साल वहाँ पे पढ़ा भी सही, लेकिन वो ग्रेजुएशन किए बगैर उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके बिलीव्स कैसे थे? रिलीजियस थे और कैथोलिक बिलीव्स पे वो बिलोंग की सोच रखते थे। According to him, the oath of supremacy was against his belief. It was required for the completion of the degree. डिग्री कंप्लीट करने के लिए oath of supremacy उठाना पड़ता था, जो कि उनके रिलीजियस बिलीव्स या रिलीजियस जिन चीज़ों को वो मानते थे उसके ख़िलाफ़ था। लेटर इन 15 मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ओथ ऑफ सुप्रीमेसी। डिग्री के टाइम पे आपको एक ओथ उठाना होता था जिसमें आप कहते थे कि जो लंदन का किंग है वो सुपीरियर है चर्च से। ठीक है। जो किंग या क्वीन है उसका जो जो उसका हुक्म है वो ज़्यादा मायने रखता है चर्च से। तो ये उसके बिलीव्स के ख़िलाफ़ था, इसलिए उसने डिग्री नहीं ली और ओथ ऑफ सुप्रीमेसी भी नहीं लिया। Okay, later in 1591 he got admission in Thieves in Legal School in London to pursue his education. अब उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन ले लिया। However, during and after his education he spent much of his precious time on literature, travel and pastime. और जब वो पढ़ रहे थे लॉ स्कूल के अंदर तो मोस्टली टाइम उस मतलब जब पढ़ रहे थे तब भी और उसके बाद भी उन्होंने अपना ज़्यादा टाइम किस तरह पास किया? लिटरेचर के ऊपर गौर व फिक्र की, ट्रैवल किया और इन्जॉय किया लाइफ को। In 1615 he was awarded an honorary doctorate from Cambridge University. 1615 के अंदर उनको एक एजाज़ी तौर पे जो डिग्री मिलती है वो मिली कैसे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ओके, मैरिड लाइफ एंड ट्रेजिडी। जो उनकी मैरिड लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ट्रेजिडीज से भरी हुई थी। उसको हम देखते हैं। John Donne successfully established his diplomatic career by the age of 25.
25 की एज के अंदर उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक कैरियर मतलब वो आ गए थे फील्ड में और उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल अपना कैरियर स्टार्ट कर लिया था। ही सीक्रेटली मैरिड एन मोर इन 1601। उन्होंने 1601 के अंदर एन मोर से शादी कर ली सीक्रेटली। अब सीक्रेटली इसलिए थी क्योंकि एन मोर जो थी वो अंडर एज थी, वो 16 इयर्स की थी और उसकी मतलब लीगली अलाउ नहीं हो सकती थी। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि वो बहुत मतलब पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी जिन्होंने उसके लिए जॉन डन के लिए इतनी हेल्पफुल साबित नहीं हुई ये शादी। देयर फैमिलीज डिसअप्रूव्ड ऑफ देयर मैरिजेस। जॉन डन की भी और एन मोर की फैमिली ने इस शादी को अप्रूव नहीं किया। एंड डिड नॉट रिसीव एनी डावरी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब जब सीक्रेटली शादी की है और पेरेंट्स भी एग्री नहीं है तो एन को अपनी फैमिली की तरफ से जहेज़ में कुछ भी नहीं मिला था। तो मतलब उनको लिए लाइफ स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई फाइनेंशियली उनके लिए बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट हो गए थे। डिपेंडेंट क्या, उनके पास था ही नहीं कुछ अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। John was also sent to prison for a short period. However, he was released shortly when their marriage was legally approved. थोड़े से टाइम के लिए जॉन डन को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद ही उनकी मैरिज को लीगली अप्रूव कर दिया गया। ही बिकेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेटर। बाद में तो वो पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। द कपल हैड 12 चिल्ड्रन इन 16 years of marriage, but only 10 survived. अब ये कितना ज़्यादा ट्रॉमेटिक है कि आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हो, लेकिन आपकी 16 ईयर की जो शादी है उसमें आपने 12 बच्चे पैदा किए हैं और उनमें से 10 सर्वाइव किए हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हिज 3 चिल्ड्रन डाइड बिफोर 10, लीविंग हिम इन अ स्टेट ऑफ एक्यूट डिस्पेयर दैट ड्रोव हिम इनटू कमिटिंग सुसाइड। अब वो जो इतने ज़्यादा बच्चे की डेथ होना और मतलब इससे जॉन डन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। इवन उसने सुसाइड के बारे में भी सोचा। द डेथ ऑफ हिज वाइफ ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ इन 1617 एडेड मोर टू हिज पेन एंड मिजरी। जब 1617 के अंदर उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो वो जो पहले ही परेशान था वो उस चीज़ के अंदर और ज़्यादा पेन के अंदर आ गया। ओके, जॉन डन की डेथ। जॉन डन, अ ग्रेट प्रीचर ऑथर, फेल इल इन 1624। 1624 के अंदर वो बीमार हो गए। ही डॉक्यूमेंटेड हिज इलनेस इन हिज पब्लिकेशन डिवोट्स अपॉन द एमरजेंट ओकेजन्स। और उन्होंने अपनी इलनेस के बारे में सब कुछ डॉक्यूमेंट भी किया, लिखा भी। हाउएवर, आफ्टर फेसिंग ट्रेजेडीज ऑफ हिज लाइफ, दिस प्रोफिलिक फिगर ब्रेथ हिज लास्ट ऑन 31 मार्च 1631। 31 मार्च को उनकी डेथ हो गई। ही वॉज ब्यूरिड इन ओल्ड सेंट पॉल कैथेड्रल। और वो उनको यहाँ पे दफनाया गया, कहाँ पे? सेंट पॉल्स कैथेड्रल के अंदर। अब उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। ही वॉज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ मेटाफिज़िकल स्कूल ऑफ पोइट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोइट्स थे मेटाफिज़िकल स्कूल के थॉट के, तो उनमें जॉन डन का नाम आता है। ही सर्व ट्वाइस एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट इन 1601 एंड सेकेंड टाइम इन 1614। और उन्होंने 2 दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर बने, 1601 में और 1614 में। Although he wrote masterpieces in his life, his collected poems appeared posthumously. मोस्टली उन्होंने जो पोइट्री की थी वो अपने लाइफ टाइम में ही की थी, लेकिन वो उस टाइम पब्लिश या फेमस नहीं हुई थी, वो बाद में उनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुई। राइटिंग करियर। Although the world knows him as a great poet now, but in Jacobean England he was famous for his powerful auditory sermons. अब क्या है कि आज के ज़माने में तो जॉन डन को सब एज अ ग्रेट पोइट जानते हैं, लेकिन जैकोबियन इंग्लैंड जो मतलब उनके लाइफ टाइम पीरियड था उसके अंदर सब लोग उनको किस लिए जानते थे? उनके पावरफुल सरमन्स के लिए, कि वो कितने अच्छे रिलीजियस सरमन्स देते थे।
After completing his education from Lincoln's Inn, he started working as a secretary to Sir Thomas Edgerton in 1597. जब उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई लॉ की, तो उन्होंने एज अ सेक्रेटरी काम करना शुरू कर दिया। किसके पास? सर थॉमस एडगर्टन के लिए। लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज पोजीशन आफ्टर हिज सीक्रेट मैरिज। लेकिन उनकी सीक्रेट मैरिज की वजह से उनको उस जगह से भी हटा दिया गया। दिस इंसिडेंट थ्रू हिम इनटू द वेल ऑफ अ फाइनेंशियल क्राइसिस। और ये जो था उनके लिए फाइनेंशियली सबसे बड़ा सेटबैक था। He spent the next 14 years of his life seeking a respectable job and producing remarkable literary pieces such as Pseudo Martyr and Penitence. अब क्या हुआ है कि नेक्स्ट 14 years उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल जॉब हासिल करने की कोशिश की और कुछ लिटरेरी मास्टरपीस लिखने की पूरी कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ है? इन 1615 ही बिकेम द रॉयल चैपलन ऑफ जेम्स इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड। 1615 के अंदर वो रॉयल चैपलन बन गए हैं जेम्स, जो किंग जेम्स हैं, उसके लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड के। In 1921, he was appointed as a Dean of St. Paul. He spent the next decade as a preacher and writer until his illness in the autumn of 1630. जो 1921 के अंदर उसको डीन सिलेक्ट कर लिया था किस के लिए? सेंट पॉल इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है। बाकी जो उनसे उन्होंने नेक्स्ट पूरा 10 years जो उनसे हैं एज अ प्रीचर, रिलीजियस प्रीचर्स बन गए थे और राइटिंग करते रहे थे। कब तक? जब तक वो बीमार नहीं हो गए 1630 के अंदर। Despite expressing his ideas, emotions and feeling in his work so well, he did not put any effort into publishing his work because he never wanted to earn through his word. हालांकि उन्होंने अपने जितने भी आइडियाज़ थे, इमोशंस थे, फीलिंग थे, वो लिखा, लेकिन उसको कभी पब्लिश करवाने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही उन्होंने कभी भी अपनी पोइट्री से कुछ कमाने की कोशिश की। Therefore, during his lifetime, his poetry circulated in manuscript among the circle of friends. However, his elegies and styles were likely produced in 1590s. तो जब वो ज़िंदा थे तो उनके जितना भी काम था वो मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर उनके फ्रेंड्स के सर्कल के अंदर मूव करता था। देन हिज स्टाइल, किस स्टाइल के अंदर उन्होंने काम किया? Despite facing challenges and grave loss in his life, Donne added more variety to the world of literature with his mature intellectual ideas. अपनी लाइफ के अंदर तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनकी ज़िंदगी में नुकसान हो रहा था हर किस्म का, इमोशनली भी और फाइनेंशली भी। लेकिन लिटरेचर के वर्ल्ड के लिए उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली आइडियाज़ जो उनसे हैं वो छोड़ कर गए। However, his works are not published and acknowledged during his life. His highly intellectualized pieces were considered crude. जब वो ज़िंदा थे तब उनकी लाइफ टाइम के अंदर उनका काम पब्लिश नहीं हुआ और एक्नॉलेजमेंट भी उसको नहीं मिली। लेकिन उसके बाद क्या है, बल्कि उनके जो काम है उसको क्रूड समझा जाता था। However, after his death, he was termed as a pioneer of metaphysical school of thought. लेकिन उनकी डेथ के बाद उनको पाइनियर मतलब शुरू करने वाले जो उनसे होते हैं, कौन से? मेटाफिजिकल स्कूल का जो थॉट थी उसको शुरू करने वालों के अंदर जॉन डन का नाम आता है। His poetry is marked by subtlety and complexity of thought, excessive use of paradox, distorted images and bold conceit. ये सब चीज़ें क्या थी? उनके पोइट्री के स्टाइल में आता था। Distorted images और bold conceit. He is famous for using harsh tone and rigid expression in his writing. और वो किस लिए मशहूर थे? कि वो अपनी पोइट्री के अंदर harsh tone यूज़ करते थे। The recurring themes in the most of his poems stand religion, fidelity, interconnectedness of humanity, death, separation and self-love. जो मेन थीम है उनकी पोइट्री के वो क्या है?
रिलीजन है, किस तरह ह्यूमन जो सा है ह्यूमन की डेथ हो जाती है, लव की, और सेपरेशन है उनकी थीम्स जो मोस्टली उनकी पोइम्स का टॉपिक रहा है। ओके, जॉन डन के वर्क्स देखते हैं। बेस्ट पोइम्स कौन कौन सी है? नंबर 1 गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, देन है गुड मोरो, उसके बाद है वैलिडिकेशन, फॉरबिडिंग मोरिंग, देन canonization, for whom the bell tolls, death be not proud, sun rising। ओके, देन है लेटर्स, जो उनके फेमस लेटर्स हैं उसके अंदर है टू क्रिस्टोफर द स्ट्रॉम, टू मिस्टर क्रिस्टोफर द काम, टू सर हेनरी वॉटन, टू मिस्टर टी डब्ल्यू, टू मिस्टर सैमुअल बकेट, टू मिस्टर आई एल। अच्छा, अब हम देखते हैं जॉन डन की कुछ फेमस कोटेशन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दो आर्ट नॉट सो, फॉर दोज होम यू थिंकस्ट दोस्त ओवर दो, डाई नॉट पुअर डाइड येट कांस्ट किल मी। इस पोइम में जॉन डन कहता है कि जो डेथ है उसको कुछ ज़्यादा प्राउड होने की ज़रूरत नहीं है, जितना लोग उसको माइटी या ड्रेडफुल समझते हैं वो उस तरह नहीं है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जो आपको इंटरनल लाइफ के आगे मतलब में ले कर जाएगा। देन इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट है, नो मैन इज़ एन आइलैंड इंटायर इटसेल्फ, एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ कॉन्टिनेंट अ पार्ट ऑफ द मेन। कोई भी अपने आप के अंदर मुकम्मल नहीं है, कोई भी आइलैंड नहीं है, इंटायरली इटसेल्फ, वो खुद के अंदर मुकम्मल नहीं है, उसको कुछ ना कुछ और लाइफ में चाहिए। एवरी मैन इज़ अ पीस ऑफ कॉन्टिनेंट अ पार्ट ऑफ द मेन, वो किसी ना किसी और चीज़ से जुड़ा है और वो उस मेन जो चीज़ है उसका हिस्सा है। Then and all mankind is one author and in is one volume. When one man dies, one chapter is not torn out of the book but translated into a better language। तो इसमें कह रहा है कि जो सारी लाइक मैनकाइंड है वो एक ऑथर ने लिखी है और एक वॉल्यूम है बुक की। ठीक है, जब एक आदमी मर जाता है तो जो बुक का एक चैप्टर है उसको फाड़ के फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसको किसी और लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाता है। ओके, दैट्स फॉर ऑल, थैंक यू।